आज हम बात करने वाले हैं ए हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल बैंकिंग एंड द इंस्लेवमेंट ऑफ मैनकाइंड बाय स्टीफन गुडबुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, फिर भी महीने के अंत में आपके हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? क्यों अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब? मैं आपको गारंटी देता हूं, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप दुनिया को, पैसे को और अपनी खुद की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल एक नई नजर से देखेंगे। आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये एक साहसिक दावा है, लेकिन ये वो सच है जिसे आपसे दशकों से छुपाया गया है। अगर आप लगातार अधिक होती महंगाई, कभी ना खत्म होने वाले कर्ज और इस एहसास से जूझ रहे हैं कि कोई अदृश्य ताकत आपके जीवन को नियंत्रित कर रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये ऑडियो बुक सीधे आपकी इन्हीं परेशानियों के मूल पर वार करेगी। ये आपको बताएगी कि ये सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि आप और हम जैसे आम लोग हमेशा एक दौर में भागते रहें, उस चूहे की तरह जो पहिए में दौड़ता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद जो परिवर्तन आप महसूस करेंगे वो सिर्फ आर्थिक नहीं होगा, बल्कि मानसिक भी होगा। आप उस मायाजाल को समझ पाएंगे जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। आपको वो चाबियां मिलेंगी जिनसे आप अपनी वित्तीय गुलामी की जंजीरों को हटा सकते हैं। आप पैसे के असली खेल को समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे कुछ लोग हवा में से पैसा बनाकर पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। ये ज्ञान आपको वो आत्मविश्वास देगा जिससे आप अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले पाएंगे। ये ऑडियो बुक खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो अब और अंधेरे में नहीं रहना चाहते, जो ये सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं कि क्यों, जो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं और इस आर्थिक गुलामी से आजाद होना चाहते हैं। मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनका खुलासा धीरे धीरे ही होना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, इस सफर के अंत में आप एक बदले हुए इंसान होंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन पर धूल डाल दी गई है। लेकिन एक चेतावनी, अगर आप अपनी मौजूदा दुनिया की झूठी तसल्ली में खुश हैं और कठोर सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इस ऑडियो बुक को यही बंद कर दें, क्योंकि इसके बाद अज्ञानता का सुकून आपको फिर कभी नसीब नहीं होगा। चैप्टर एक पैसे का वराज जो इतिहास के पन्नों में दफन है। कैसे सोने चांदी से शुरू हुआ खेल कागज के नोटों की गुलामी तक पहुंचा। दोस्तों, पैसे की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी की इंसानी सभ्यता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा असल में है क्या? आज हमारी जेब में जो कागज का खंड है, जिसकी वजह से हम दिन रात मेहनत करते हैं, उसकी असली कीमत क्या है? इस अध्याय में हम उसी मूल तक जाएंगे जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ। चलिए समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। एक ऐसा समय जब बैंक नहीं थे, कागज के नोट नहीं थे। तब व्यापार कैसे होता था? तब व्यापार होता था वस्तु विनिमय प्रणाली से, यानी बार सिस्टम। आपके पास गेहूं है, मेरे पास गाय है, हम आपस में अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें बदल लेते थे। लेकिन इसमें बहुत मुश्किलें थी। हर चीज की कीमत तय करना, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यह सब बहुत मुश्किल था। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए इंसान ने पैसे का आविष्कार किया। शुरुआत में पैसा क्या था? सोना, चांदी, तांबा। क्यों? क्योंकि ये धातुएं दुर्लभ थी, टिकाऊ थी और हर कोई इनकी कीमत समझता था। ये असली पैसा था जिसके पीछे एक असली मूल्य था। आपके पास एक सोने का सिक्का है, मतलब आपके पास सच में कुछ कीमती है। इस दौर में समाज काफी हद तक स्थिर था। सरकारें जब चाहे तब अपनी मर्जी से सिक्के नहीं बना सकती थी, क्योंकि सोना और चांदी सीमित मात्रा में थे। इससे महंगाई जैसी चीजें नियंत्रण में रहती थी। लोग अपनी मेहनत का फल सोने, चांदी के रूप में बचा कर रखते थे और उन्हें विश्वास होता था कि इसकी कीमत कल भी वही रहेगी। ये ईमानदारी का दौर था। लेकिन दोस्तों, जहां भी पैसा होता है, वहां लालच अपनी जगह बना ही लेता है। कुछ चालाक लोगों ने इस सिस्टम में एक खामी खोज निकाली। ये थे सुनार, जिन्हें गोल्ड स्मिथ कहा जाता था। लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपना सोना
इन सुनारों के पास रखवाते थे और बदले में सुनार उन्हें एक रसीद दे देता था। धीरे धीरे लोगों ने सोना निकालने और देने के बजाय सीधे उन रसीदों से ही लेन देन करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ज्यादा आसान था। वो कागज की रसीद अब सोने की तरह काम कर रही थी। यहीं से वो खेल शुरू हुआ जिसने आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। उन सुनारों ने एक बहुत चालाकी भरी बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि सारे लोग एक ही समय पर अपना सोना वापस लेने कभी नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा 10% लोग ही एक बार में अपना सोना मांगते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पास रखे सोने से 10 गुना ज्यादा की नकली रसीदें छापनी शुरू कर दी और उन्हें लोगों को कर्ज पर देना शुरू कर दिया, और उस कर्ज पर वो ब्याज भी वसूलते थे। सोचिए, वो हवा में से पैसा बना रहे थे। उनके पास सोना था ही नहीं, बस कागज की रसीदें थी जिन्हें वो पैसा बताकर कर्ज पर दे रहे थे, और असली सोने चांदी के बराबर ब्याज कमा रहे थे। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, और यही आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की नींव है। यह पहली बार था जब इंसानी इतिहास में कर्ज को पैसे के तौर पर बनाया गया। ये एक ऐसी बीमारी थी जो धीरे धीरे पूरे समाज में फैलने लगी। इस सिस्टम का सबसे अहम उदाहरण हमें रोमन साम्राज्य में देखने को मिलता है। शुरुआती रोमन साम्राज्य बहुत समृद्ध था, क्योंकि वहां असली पैसे यानी सोने और चांदी के सिक्कों का चलन था। सरकारें ईमानदार थी, लेकिन फिर वहां भी सूदखोरों का एक वर्ग पैदा हुआ जो लोगों को भारी ब्याज पर कर्ज देने लगा। धीरे धीरे जमीनें और जायदादें किसानों के हाथ से निकलकर इन सूदखोरों के हाथ में आने लगी। समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत तेजी से विशाल होने लगी। एक तरफ मुट्ठी भर लोग थे जिनके पास देश की सारी दौलत थी, और दूसरी तरफ विशाल आबादी थी जो कर्ज में डूबी हुई थी। नतीजा क्या हुआ? रोमन साम्राज्य अंदर से खोखला हो गया, उसकी आर्थिक ताकत खत्म हो गई और अंत में वो ढह गया। जूलियस सीजर जैसे कुछ शासकों ने इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की। उन्होंने सरकार को पैसा छापने का अधिकार वापस दिलाया और सूदखोरों पर लगाम लगाई। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने इस बैंकिंग सिस्टम को चुनौती दी है, उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। यही कहानी बार बार दोहराई गई। जब भी किसी समाज में ईमानदारी का पैसा यानी सोने चांदी पर आधारित मुद्रा रही, वहां समृद्धि आई, और जब भी किसी समाज पर सूदखोरों और कर्ज पर आधारित कागजी मुद्रा का कब्जा हुआ, वो समाज बर्बाद हो गया। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है दोस्तों, ये एक सोचा समझा पैटर्न है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि आज हम जिस पैसे को सब कुछ समझते हैं, वो असल में एक धोखा है। ये कर्ज पर आधारित है। हर एक नोट जो बनता है वो किसी ना किसी के ऊपर कर्ज के रूप में आता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ये सुनार तो छोटे प्लेयर थे। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इन सूदखोरों ने मिलकर एक ऐसी संस्था बनाई जिसने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सरकारों को अपना गुलाम बना लिया। वो संस्था थी दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक। कैसे इंग्लैंड में इस बैंक की स्थापना हुई और कैसे उसने एक पूरे साम्राज्य को अपने घुटनों पर ला दिया, ये कहानी आपके होश उड़ा देगी, और इसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, कैसे एक प्राइवेट बैंक ने पूरे देश को अपना गुलाम बना लिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की अनसुनी कहानी। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे कुछ चालाक सुनारों ने हवा में से पैसा बनाना सीखा और समाज में कर्ज का जहर घोला। लेकिन यह तो बस एक ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली थी। यह कहानी है 17वीं सदी के इंग्लैंड की। उस समय इंग्लैंड लगातार युद्धों में उलझा हुआ था और राजा विलियम तृतीय की तिजोरी लगभग खाली हो चुकी थी। उसे अपनी सेना और युद्धों के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। तभी कुछ अमीर साहूकारों और व्यापारियों का एक समूह, जिसका नेतृत्व विलियम पैटरसन नाम का एक शख्स कर रहा था, राजा के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुंचा। यह प्रस्ताव सुनने में बहुत आकर्षक था,
लेकिन इसके पीछे एक बहुत खतरनाक साजिश छिपी थी। उन्होंने राजा से कहा, हम आपको 12 लाख पाउंड का सोना कर्ज पर देंगे 8% ब्याज की दर पर। बदले में आपको बस हमें एक चार्टर देना होगा, एक लाइसेंस, जिससे हम बैंक ऑफ इंग्लैंड नाम का एक बैंक स्थापित कर सकें। राजा को पैसों की इतनी जरूरत थी कि उसने इस प्रस्ताव की गहराई को समझे बिना इसे मान लिया। साल था 1694 और इसी साल बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, एक बैंक ही तो बना था। नहीं दोस्त, ये कोई आम बैंक नहीं था, ये एक प्राइवेट बैंक था जिसके मालिक वही साहूकार थे। लेकिन इसे बैंक ऑफ इंग्लैंड नाम इसलिए दिया गया ताकि आम जनता को लगे कि यह सरकार का बैंक है। इस बैंक को एक ऐसी शक्ति दी गई जो इससे पहले इतिहास में किसी प्राइवेट संस्था को नहीं दी गई थी। उसे इंग्लैंड की सरकार के लिए नोट छापने का अधिकार मिल गया। जरा इस बात की गहराई को समझिए। अब देश की मुद्रा पर सरकार का नहीं बल्कि कुछ प्राइवेट लोगों का नियंत्रण था। वो जितना चाहे उतना पैसा छाप सकते थे और उस पैसे को सरकार को कर्ज के रूप में दे सकते थे और उस पर ब्याज भी वसूल सकते थे। ये एक अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद सौदा था। मान लीजिए सरकार को 1 मिलियन पाउंड की जरूरत है। बैंक ऑफ इंग्लैंड बस कागज और स्याही का इस्तेमाल करके 1 मिलियन पाउंड के नोट छाप देता था, जिसकी लागत कुछ 100 पाउंड भी नहीं होती थी। फिर वो ये नोट सरकार को दे देता था और बदले में सरकार से बॉन्ड्स ले लेता था, जिस पर उसे हर साल ब्याज मिलता था। मतलब बैंक ने लगभग मुफ्त में पैसा बनाया और उस पैसे पर वो असली संपत्ति यानी देश के लोगों के टैक्स से आने वाला पैसा ब्याज के रूप में कमा रहा था। ये एक कानूनी लूट थी जो पूरे देश की आंखों के सामने हो रही थी। देश का राष्ट्रीय कर्ज जो पहले कुछ भी नहीं था, अब आसमान छूने लगा, क्योंकि सरकार जब भी अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए टैक्स अधिक करती तो उसे और पैसों की जरूरत होती और वो फिर से बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर्ज लेती। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र था। देश जितना ज्यादा कर्ज में डूबता, बैंक के मालिक उतने ही ज्यादा अमीर और शक्तिशाली होते जाते। इस सिस्टम का असर सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि आम जनता पर भी हुआ। जब बाजार में बहुत सारा नया पैसा आ जाता तो चीजों की कीमतें अधिक होने लगती, जिसे हम आज महंगाई कहते हैं। आम आदमी की मेहनत की कमाई की कीमत दिन ब दिन कम होती जा रही थी। उसकी बचत की कोई कीमत नहीं रह गई थी। वो ज्यादा मेहनत करता लेकिन फिर भी और गरीब होता जाता। वही दूसरी तरफ जो लोग इस बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा थे वो और अमीर होते जा रहे थे। उन्होंने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करके विशाल विशाल उद्योगों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने युद्धों को फंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि युद्ध उनके लिए सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा था। वो दोनों तरफ की सरकारों को कर्ज देते थे और नतीजा चाहे कुछ भी हो, जीत हमेशा उनकी ही होती थी, क्योंकि विजेता देश भी कर्ज में डूबा होता था और हारा हुआ देश भी। नेपोलियन बोनापार्ट जैसे कुछ लोगों ने इस खेल को समझा। उसने कहा था, जब कोई सरकार पैसे के लिए बैंकरों पर निर्भर होती है तो बैंकर ही देश को नियंत्रित करते हैं, सरकार नहीं। नेपोलियन ने फ्रांस में एक सरकारी बैंक बनाया जो देश के हित में काम करता था, न कि प्राइवेट मालिकों के। यही वजह थी कि इंग्लैंड के बैंकर उससे नफरत करते थे। वाटरलू की लड़ाई सिर्फ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये दो अलग अलग आर्थिक प्रणालियों की लड़ाई थी। एक तरफ था प्राइवेट सेंट्रल बैंक का कर्ज आधारित सिस्टम और दूसरी तरफ था एक राष्ट्र का अपना स्वतंत्र आर्थिक सिस्टम। और हम सब जानते हैं कि उस मुकाबले में कौन जीता। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मालिकों ने अपनी जीत के बाद पूरी दुनिया में इसी मॉडल को फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने हर देश में अपने जैसे ही प्राइवेट सेंट्रल बैंक स्थापित करवाए। ये कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जब पैसा बनाने की ताकत जनता या उसकी चुनी हुई सरकार के हाथ से निकलकर कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाती है तो वो देश अपनी आजादी खो देता है। वो राजनीतिक रूप से भले ही आजाद दिखे, लेकिन आर्थिक रूप से
वो उन बैंकरों का गुलाम बन जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड सिर्फ एक बैंक नहीं था, वो एक हथियार था, एक ऐसा हथियार जिसने युद्धों से ज्यादा तबाही मचाई, साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया और आम आदमी को एक ऐसे कर्ज के दलदल में धकेल दिया जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या हर देश ने इस गुलामी को आसानी से स्वीकार कर लिया? क्या किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? एक नया देश था जो आजादी के सपनों के साथ बन रहा था, अमेरिका। उसने इन बैंकरों को चुनौती देने की हिम्मत की। अमेरिका में जो हुआ वो इतिहास का एक ऐसा खूनी अध्याय है जिसे जानबूझकर हमसे छुपाया गया है। क्या हुआ जब अमेरिका ने अपना खुद का पैसा छापने की कोशिश की? क्यों अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई? इस संघर्ष की कहानी हम जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, आजादी की वो लड़ाई जो आपने कभी नहीं जानी, अमेरिका और सेंट्रल बैंकर्स की खूनी जंग। दोस्तों, हम सब ने अमेरिकी क्रांति की कहानी सुनी है। हमें बताया गया है कि यह बिना प्रतिनिधित्व के कराधान के खिलाफ एक लड़ाई थी, यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्या कुछ मुट्ठी भर टैक्स के लिए कोई देश इतना विशाल संघर्ष करता है? इस किताब के लेखक स्टीफन गुडसन हमें बताते हैं कि असली वजह कुछ और थी, एक ऐसी वजह जिसे इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया है। असली संघर्ष था पैसे पर नियंत्रण का संघर्ष। इंग्लैंड की गुलामी से आजाद होने से पहले अमेरिकी कॉलोनियों ने एक बहुत ही शानदार आर्थिक प्रणाली विकसित की थी। उनकी सरकारें अपना खुद का पैसा छापती थी, जिसे कॉलोनियल स्क्रिप्ट कहा जाता था। यह पैसा कर्ज मुक्त था। सरकार इसे लोगों के भले के लिए, जैसे रास्ते, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए जारी करती थी। और क्योंकि यह पैसा ब्याज मुक्त था, इसीलिए वहां कोई महंगाई नहीं थी, कोई सरकारी कर्ज नहीं था और लोग बहुत खुशहाल और समृद्ध थे। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन इंग्लैंड गए तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अधिकारियों ने उनसे अमेरिकी कॉलोनियों की इस समृद्धि का राज पूछा। फ्रैंकलिन ने गर्व से बताया, यह बहुत आसान है। हमारी कॉलोनियों में हम अपना खुद का पैसा जारी करते हैं। हम इसे इस तरह से जारी करते हैं कि यह व्यापार की जरूरतों के हिसाब से हो, और क्योंकि यह हमारा अपना पैसा है, हम इसे किसी को ब्याज नहीं देते। यह सुनकर बैंक ऑफ इंग्लैंड के मालिक और ब्रिटिश सरकार के होश उड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि अगर यह स्वतंत्र और ईमानदार आर्थिक प्रणाली सफल हो गई तो दुनिया भर के देश इसे अपना लेंगे और उनका कर्ज और ब्याज का पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। उन्होंने तुरंत 1764 में एक कानून पारित किया, करेंसी एक्ट, जिसने अमेरिकी कॉलोनियों को अपना खुद का पैसा छापने से रोक दिया और उन्हें आदेश दिया कि वो अपने सारे टैक्स सिर्फ सोने और चांदी में चुकाएं, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर्ज लेकर ही मिल सकता था। इस एक कानून ने अमेरिका की खुशहाल अर्थव्यवस्था को रातों रात बर्बाद कर दिया। बाजार से पैसा गायब हो गया, व्यापार ठप हो गया और बेरोजगारी फैल गई। लोग कर्ज में डूबने लगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाद में लिखा था कि यही वो असली वजह थी जिसने अमेरिकी क्रांति को जन्म दिया, न कि चाय पर लगाया गया छोटा सा टैक्स। अमेरिकी लोगों ने समझ लिया था कि असली गुलामी आर्थिक गुलामी है। उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम किया और जीते। लेकिन क्या वह सच में आजाद हो पाए थे? मुकाबला जीतने के बाद अमेरिका के संस्थापक नेताओं के बीच इस बात पर गहरी बहस हुई कि देश की आर्थिक प्रणाली कैसी होनी चाहिए। थॉमस जेफरसन जैसे लोग एक ईमानदार कर्ज मुक्त सरकारी मुद्रा के पक्ष में थे, लेकिन अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जो यूरोपीय बैंकरों के करीबी माने जाते थे, उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड की तर्ज पर अमेरिका में भी एक प्राइवेट सेंट्रल बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे फर्स्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कहा गया। बहुत विरोध के बावजूद 1791 में इस बैंक को 20 साल के लिए चार्टर मिल गया और इतिहास ने खुद को दोहराया। ठीक इंग्लैंड की तरह अमेरिका में भी राष्ट्रीय कर्ज तेजी से अधिक होने लगा। महंगाई आसमान छूने लगी और आर्थिक शक्ति कुछ अमीर बैंकरों के हाथों में सिमट गई। जब 20 साल बाद 1811 में
इस बैंक का चार्टर खत्म हुआ तो अमेरिकी कांग्रेस ने इसे रिन्यू करने से मना कर दिया। बैंकरों ने धमकी दी, अगर चार्ट रिन्यू नहीं किया गया तो अमेरिका को एक विनाशकारी युद्ध का सामना करना होगा। और ठीक 1 साल बाद 1812 में इंग्लैंड ने अमेरिका पर हमला कर दिया। यह युद्ध भी पैसे पर नियंत्रण के लिए ही किया गया था। युद्ध के कारण अमेरिका फिर से भारी कर्ज में डूब गया और हारकर उसे 1816 में सेकंड बैंक ऑफ डुई यूनाइटेड स्टेट्स को चार्टर देना आवश्यक हुआ। गुलामी का वो दौर फिर से लौट आया, लेकिन अमेरिका में एक ऐसा शेयर पैदा हुआ जिसने इन बैंकरों को सीधी चुनौती देने की हिम्मत की। उनका नाम था एंड्रयू जैक्सन। 1828 में राष्ट्रपति बने और उनका एकमात्र चुनावी वादा था इस प्राइवेट सेंट्रल बैंक को खत्म करना। उन्होंने नारा दिया, जैक्सन और कोई बैंक नहीं। उन्होंने इस बैंक को एक राक्षस कहा जो देश को अंदर से खा रहा है। बैंकरों ने उन्हें खरीदने की, डराने की हर तरह की कोशिश की। उन्होंने जानबूझकर देश में आर्थिक मंदी पैदा की ताकि लोग जैक्सन के खिलाफ हो जाएं। लेकिन जैक्सन डटे रहे। 1836 में उन्होंने आखिरकार इस बैंक का चार्टर खत्म कर दिया और अमेरिका के इतिहास में पहली और आखिरी बार देश का सारा राष्ट्रीय कर्ज चुका दिया। ये एक बहुत अहम जीत थी, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। बैंकर अपनी हार का बदला लेने के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे। वो मौका उन्हें मिला अमेरिकी गृह युद्ध के समय। अब्राहम लिंकन को युद्ध के लिए पैसों की जरूरत थी। वो न्यूयॉर्क के बैंकरों के पास गए तो उन्होंने 24 से 36% की अविश्वसनीय ब्याज दर की मांग की। लिंकन ने इस लूट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अमेरिकी संविधान से मिली अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक नया कर्ज मुक्त सरकारी पैसा छापा जिसे ग्रीन बैग्स कहा गया। इस पैसे ने न केवल युद्ध जीतने में मदद की बल्कि देश में अभूतपूर्व समृद्धि भी लाई। लिंकन ने साबित कर दिया था कि एक देश को प्राइवेट बैंकरों के कर्ज की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना खुद का पैसा बना सकता है और खुशहाल रह सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था, इस सिस्टम को चुनौती देने वालों का अंत अच्छा नहीं होता। 1865 में युद्ध जीतने के कुछ ही समय बाद लिंकन की हत्या कर दी गई। कई इतिहासकारों का मानना है कि उनकी हत्या के पीछे इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों का हाथ था जो लिंकन के कर्ज मुक्त पैसे के विचार से डर गए थे। लिंकन के बाद ग्रीन बैग्स को धीरे धीरे चलन से बाहर कर दिया गया और अमेरिका को फिर से बैंकरों से सोने पर आधारित कर्ज लेने पर मजबूर किया गया। यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। बैंकरों का अंतिम और सबसे विशाल हमला अभी बाकी था। एक ऐसा हमला जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेता। वो हमला था फेडरल रिजर्व सिस्टम की स्थापना। ये कैसे हुआ? किन लोगों ने मिलकर ये साजिश रची और कैसे इसने 20वीं सदी के 2 विश्व युद्धों और अनगिनत संकटों को जन्म दिया? ये कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि आपको अपनी कानों पर यकीन नहीं होगा और इसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, पर्दे के पीछे का वो खेल जिसने दुनिया को बदल दिया। फेडरल रिजर्व, विश्व युद्ध और डॉलर का राज। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने अमेरिका की उस अधूरी लड़ाई के बारे में जाना जो उसने प्राइवेट बैंकरों के खिलाफ की। एंड्रयू जैक्सन और अब्राहम लिंकन जैसे राष्ट्रपतियों ने इस राक्षस को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी मौत के बाद बैंकर और ज्यादा ताकतवर होकर लौटे। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने अपना सबसे विशाल दांव खेला, एक ऐसा दांव जिसने हमेशा के लिए अमेरिका और पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। यह कहानी है 1910 की। जॉर्जिया के पास एक सुनसान द्वीप है जिसका नाम है जेकिल आइलैंड। एक रात अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लोग जैसे जे.पी. मोर्गन, रॉकफेलर और वॉरबर्ग परिवारों के प्रतिनिधि और कुछ मुख्य राजनेता बिल्कुल गुप्त तरीके से वहां इकट्ठे हुए। ये मीटिंग इतनी गुप्त थी कि सब ने अपने असली नामों का इस्तेमाल भी नहीं किया। 10 दिनों तक उन्होंने दुनिया से कटकर एक ऐसे कानून का मसौदा तैयार किया
जो अमेरिका में एक नए सेंट्रल बैंक की स्थापना करता। उन्हें पता था कि अमेरिकी जनता सेंट्रल बैंक के नाम से ही नफरत करती है, इसलिए उन्होंने विशाल चालाकी से इसका नाम फेडरल रिजर्व सिस्टम रखा। फेडरल शब्द इसलिए शामिल किया गया ताकि लोगों को लगे कि ये एक सरकारी संस्था है, और सिस्टम शब्द इसलिए ताकि ये एक बैंक जैसा ना लगे। ये पूरी तरह से एक धोखा था। फेडरल रिजर्व ना तो फेडरल है यानी सरकारी है, और ना ही इसके पास कोई रिजर्व है। ये एक प्राइवेट बैंकों का कार्टेल है, एक संघ है जिसके मालिक दुनिया के कुछ सबसे अमीर बैंकिंग परिवार हैं। उन्होंने इस बिल को कांग्रेस में पास करवाने के लिए बहुत तिकम लगाई। उन्होंने जानबूझकर 1907 में एक आर्थिक संकट पैदा किया ताकि लोगों में एक सेंट्रल बैंक की मांग उठे जो भविष्य में ऐसे संकटों को रोक सके, और आखिरकार 23 दिसंबर 1913 को, जब ज्यादातर सांसद क्रिसमस की छुट्टियों पर घर जा चुके थे, इस बिल को जल्दबाजी में पास कर दिया गया। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, जिन्हें इन बैंकरों ने ही चुनाव जितवाया था, ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। बाद में विल्सन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने अनजाने में अपने देश को बर्बाद कर दिया है। फेडरल रिजर्व की स्थापना के साथ ही अमेरिकी सरकार ने पैसा बनाने का अपना संवैधानिक अधिकार हमेशा के लिए खो दिया। अब अमेरिका की पूरी मनी सप्लाई पर कुछ प्राइवेट लोगों का नियंत्रण था, और उन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया? ठीक उसी तरह जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया था। उन्होंने अमेरिकी सरकार को कर्ज पर पैसा देना शुरू किया और उस पर ब्याज वसूलना शुरू किया। लेकिन इस बार खेल बहुत विशाल था। कुछ ही महीनों बाद 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। क्या यह महज एक संयोग था? लेखक का मानना है कि नहीं, फेडरल रिजर्व को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आने वाले विश्व युद्ध को फंड किया जा सके। इस युद्ध ने अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज को कई हजार गुना अधिक कर दिया। देश भारी कर्ज में डूब गया और फेडरल रिजर्व के मालिक अविश्वसनीय रूप से अमीर हो गए। युद्ध के बाद उन्होंने 1920 के दशक में बाजार में खूब पैसा डालकर एक झूठी समृद्धि का दौर बनाया, जिसे रोइंग बीच कहते हैं। लोग शेयर बाजार में अंधाधुंध पैसा लगा रहे थे। फिर 1929 में उन्होंने अचानक बाजार से पैसा खींचना शुरू कर दिया। नतीजा शेयर बाजार क्रैश हो गया और अमेरिका के इतिहास की सबसे विशाल मंदी, इट ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गई। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, हजारों बैंक डूब गए। लेकिन इस तबाही के बीच फेडरल रिजर्व के मालिक और उनके साथी अंतर्राष्ट्रीय बैंकर कौड़ियों के दाम पर डूबे हुए बैंकों और कंपनियों को खरीद रहे थे। उन्होंने अपनी दौलत और ताकत को और भी ज्यादा अधिक कर लिया। इस मंदी का इस्तेमाल करके उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट 1933 में अमेरिकी नागरिकों को अपना सारा सोना सरकार को एक तय कीमत पर जमा करने का आदेश दिया गया। अमेरिकी डॉलर का सोने से जो कुछ बहुत रिश्ता बचा था, उसे भी आम नागरिकों के लिए खत्म कर दिया गया। अब लोगों के पास सिर्फ कागज के नोट थे, जिनका नियंत्रण पूरी तरह से फेडरल रिजर्व के हाथ में था। इसके बाद आया दूसरा विश्व युद्ध, जिसने इस सिस्टम को और भी मजबूत कर दिया। युद्ध के अंत में 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया गया। इसका मतलब था कि अब दुनिया के सारे देश अपना व्यापार डॉलर में करेंगे और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर रखेंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका ने दुनिया को भरोसा दिलाया कि उसका डॉलर सोने से संबंधित है और कोई भी देश अपने डॉलर के बदले में अमेरिका से सोना ले सकता है। लेकिन यह भी एक धोखा था। अमेरिका ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इतने ज्यादा डॉलर छाप दिए थे कि उसके पास उतने डॉलर के बदले देने के लिए सोना था ही नहीं। जब फ्रांस जैसे देशों ने अपना सोना वापस मांगना शुरू किया तो 1971 में राष्ट्रपति निक ने डॉलर का सोने से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से अमेरिकी डॉलर और दुनिया की बाकी सारी मुद्राएं सिर्फ कागज के खंड रह गई, जिनके पीछे कोई असली मूल्य नहीं है। इन्हें फिएट करेंसी कहा जाता है। इनकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार कहती है कि इनकी कीमत है। अब फेडरल रिजर्व,
जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता है बिना किसी रोक टोक के। इस असीमित पैसा छापने की ताकत ने अमेरिका को एक सुपर पावर बना दिया। वो पूरी दुनिया से सामान खरीद सकता है और बदले में बस कागज के नोट दे सकता है जो उसने खुद छापे हैं। ये दुनिया के इतिहास का सबसे विशाल धोखा है। हम सब एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां पैसा कर्ज है और कर्ज ही पैसा है। लेकिन ये सिस्टम आज हमारी और आपकी जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है? वो कौन सी अदृश्य जंजीरें हैं जिनसे हमें बांधा गया है? क्या इनकम टैक्स, महंगाई और राष्ट्रीय कर्ज इसी विशाल साजिश का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब आपके पैरों तले जमीन खिसका देंगे और ये हम जानेंगे हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में। चैप्टर 5, क्या आप सच में आजाद हैं या सिर्फ एक कर्जदार गुलाम? आधुनिक गुलामी के अदृश्य बंधन। दोस्तों, अब तक हमने इतिहास के उन पन्नों को पलटा है जो हमें बताते हैं कि हम आज इस आर्थिक स्थिति में कैसे पहुंचे। हमने प्राचीन रोम से लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व तक का सफर तय किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम क्यों इस इतिहास को समझें? इसका जवाब यह है कि ये इतिहास मरा नहीं है। ये आज भी जिंदा है और हर पल हमारी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है। हम सब एक बहुत विशाल अदृश्य पिंजरे में कैद हैं और इस अध्याय में हम उस पिंजरे की सलाखों को पहचानने की कोशिश करेंगे। आधुनिक गुलामी की सबसे पहली और सबसे मजबूत जंजीर है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आपने अपने परिचितों से अक्सर सुना होगा कि उनके जमाने में 1 रुपया में कितनी सारी चीजें आ जाती थी। आज 100 रुपए में भी कुछ नहीं आता। ऐसा क्यों है? क्या चीजें महंगी हो गई है? नहीं, सच तो यह है कि आपके पैसे की कीमत कम हो गई है। जब सेंट्रल बैंक जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अमेरिका में फेडरल रिजर्व बहुत सारा नया पैसा छाप कर सिस्टम में डालता है, तो बाजार में मौजूद हर 1 रुपए की कीमत अपने आप कम हो जाती है। ये एक छिपा हुआ टैक्स है जो हम सब चुकाते हैं। सरकार और बैंक अपनी मनमानी से पैसा छाप कर अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं और उसकी कीमत आम जनता को अपनी बचत खोकर चुकानी होती है। आप अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा बचाते हैं, ये सोचकर कि ये बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन जब तक आप आयु में विशाल होते हैं, महंगाई आपके बचाए हुए सारे पैसों की कीमत को आधा या उससे भी कम कर चुकी होती है। ये एक धीमी चोरी है जो लगातार हमारे साथ हो रही है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हम और ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी हम वही के वही रहते हैं। ये उस चूहे की दौड़ है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। आधुनिक गुलामी की दूसरी जंजीर है इनकम टैक्स। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और कई दूसरे देशों में इनकम टैक्स को फेडरल रिजर्व की स्थापना के साथ ही लागू किया गया था? यह कोई संयोग नहीं था। सेंट्रल बैंक जब सरकार को पैसा कर्ज पर देता है तो उस पर ब्याज भी वसूलता है। अब सरकार उस ब्याज को चुकाएगी कहां से? वो चुकाएगी आपसे और मुझसे इनकम टैक्स वसूल कर। आपका और मेरा मेहनत का पैसा सीधे उन प्राइवेट बैंकरों की जेब में ब्याज के रूप में चला जाता है जिन्होंने हवा में से पैसा बनाया था। हमें बताया जाता है कि टैक्स देश के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन सच का एक विशाल हिस्सा यह भी है कि हमारे टैक्स का एक बहुत विशाल हिस्सा सिर्फ राष्ट्रीय कर्ज पर ब्याज चुकाने में चला जाता है। एक ऐसा कर्ज जो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जिस पैसे से उसे चुकाना है वो पैसा भी कर्ज के रूप में ही बनता है। ये एक ऐसा दुचक्र है जिसे जानबूझकर बनाया गया है। तीसरी और सबसे खतरनाक जंजीर है कर्ज यानी डेब्ट। आज का पूरा समाज कर्ज पर चल रहा है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि विशाल होकर घर खरीदना है, वाहन खरीदना है, लेकिन कैसे? लोन लेकर। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन। हम पैदा होते ही कर्ज के एक ऐसे सिस्टम में आ जाते हैं जो हमें अपनी पूरी जिंदगी एक गुलाम की तरह काम करने पर मजबूर करता है। हम नौकरी इसलिए नहीं करते कि हमें वो काम पसंद है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हर महीने की किस्त चुकानी है। हमारा डर, हमारी असुरक्षा इस पूरे सिस्टम का ईंधन है।
हमें एक उपभोक्ता बनाया जाता है। टीवी, अखबार, इंटरनेट, हर जगह हमें और ज्यादा खरीदने के लिए उकसाया जाता है। हमें वो चीजें भी खरीदने पर मजबूर किया जाता है जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन पैसों से जो हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। हम अपनी आजादी, अपना समय, अपनी जिंदगी इन कर्जों को चुकाने के लिए बेच देते हैं। और इन सब के ऊपर है राष्ट्रीय कर्ज। हर देश, चाहे वो अमेरिका हो या भारत, खरबों डॉलर के कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कर्ज है किसका? अगर पूरी दुनिया ही कर्ज में है तो आखिर वो कौन है जो सबको कर्ज दे रहा है? जवाब वही है, वो मुट्ठी भर अंतर्राष्ट्रीय बैंकर और संस्थाएं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक, जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। वो इस राष्ट्रीय कर्ज का इस्तेमाल देशों की नीतियों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। जब कोई देश बहुत ज्यादा कर्ज में डूब जाता है तो ये संस्थाएं उसे और कर्ज देती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो उस देश को अपनी नीतियां परिवर्तित करने, अपने प्राकृतिक संसाधनों को बेचने और अपनी आर्थिक आजादी को इन संस्थाओं के हाथ में सौंपने पर मजबूर करती है, जिसे हम लोकतंत्र समझते हैं। वो कई बार सिर्फ एक दिखावा रह जाता है। असली फैसले बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं, उन लोगों द्वारा जिन्हें हमने कभी चुना ही नहीं। तो क्या हम सच में आजाद हैं, या हम सिर्फ एक ऐसे सिस्टम के पुर्जे हैं जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक एक कर्जदार गुलाम बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है? ये सवाल कठोर है लेकिन जरूरी है। इस अदृश्य गुलामी को पहचानना ही इससे आजादी की तरफ पहला कदम है। लेकिन क्या कोई रास्ता है? क्या हम इन जंजीरों को समाप्त कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस खेल को समझकर खुद को और अपने परिवार को इस आर्थिक तबाही से बचा सकें? लेखक का मानना है कि हाँ, रास्ता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब देशों और लोगों ने इस सिस्टम को सफलतापूर्वक चुनौती दी है। वो रास्ता क्या है और हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब और इस पूरी चर्चा का सार हम जानेंगे अपने अंतिम अध्याय यानी निष्कर्ष में। चैप्टर 6, गुलामी की जंजीरें समाप्त करने का रास्ता, निष्कर्ष और भविष्य की राह। दोस्तों, हमने एक लंबा और शायद चौंकाने वाला सफर तय किया है। हमने पैसे के उस छिपे हुए इतिहास को जाना है जिसे जानबूझकर हमसे दूर रखा गया। हमने देखा कि कैसे कुछ चालाक लोगों ने कर्ज को पैसा बनाकर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया। हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड से लेकर फेडरल रिजर्व तक की कहानी सुनी और समझा कि कैसे युद्ध, महंगाई, इनकम टैक्स और कर्ज, ये सब उसी एक विशाल साजिश के अलग अलग हथियार हैं। हमने ये भी महसूस किया कि जिस आजादी का हम जश्न मनाते हैं वो शायद अधूरी है, क्योंकि हम सब आर्थिक रूप से एक अदृश्य सिस्टम के गुलाम हैं। ये सब सुनकर निराश होना या गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन इस ऑडियो बुक का मकसद आपको डराना या निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जगाना है। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम पहले उस समस्या को स्वीकार करें और उसे समझें। तो अब सबसे विशाल सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं? क्या इस विशाल और शक्तिशाली सिस्टम के सामने हम आम लोग बेबस हैं? लेखक स्टीफन गुडसन और कई अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि हम बेबस नहीं हैं। इस गुलामी की जंजीरों को समाप्त करने का रास्ता है और इसकी शुरुआत होती है ज्ञान से। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को शिक्षित करना। इस विषय पर और ज्यादा जानकारी लें, वीडियो देखें और सच को जानने की कोशिश करें। अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात करें। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस खेल को समझने लगेंगे तो इस सिस्टम को चलाने वालों के लिए अपना धोखा जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। वे हमारी अज्ञानता में ही पनपते हैं। ज्ञान वो पहली मशाल है जो इस अंधेरे को दूर कर सकती है। दूसरा कदम है इस कर्ज आधारित सिस्टम से जितना हो सके खुद को दूर करना। कर्ज के जाल से बाहर निकले, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद करें और अपनी जरूरतों को अपनी कमाई के अंदर ही पूरा करने की आदत डालें। कम में ज्यादा खुश रहने की कला सीखें। उपभोक्तावाद के उस मायाजाल से बाहर निकलें
जो आपको लगातार और ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाता है। जब आप कर्ज मुक्त होते हैं तो आप मानसिक रूप से भी आजाद महसूस करते हैं। आप वो नौकरी या काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो आपको सच में पसंद है, ना कि वो जो सिर्फ आपकी किश्तें चुकाने के लिए जरूरी है। आपकी जिंदगी का नियंत्रण वापस आपके हाथों में आने लगता है। तीसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है अपनी बचत को सुरक्षित करना। जैसा कि हमने देखा, कागजी मुद्रा यानी फिएट करेंसी की कीमत लगातार कम होती रहती है। यह आपकी दौलत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसीलिए अपनी मेहनत की कमाई को असली संपत्ति में निवेश करें। सोना और चांदी हजारों सालों से पैसे का सबसे सच्चा और ईमानदार रूप रहे हैं। सेंट्रल बैंक चाहे जितने नोट छाप ले, लेकिन वे सोना और चांदी नहीं बना सकते। इसलिए ये धातुएं लंबी अवधि में आपके पैसे की कीमत को महंगाई से बचाती है। इसके अलावा आप जमीन या ऐसी किसी भी चीज में निवेश कर सकते हैं जिसका एक वास्तविक मूल्य हो और जिसे आसानी से बनाया या छापा ना जा सके। यह आपकी आर्थिक सुरक्षा का कवच बन सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस किताब में जो समाधान सुझाए गए हैं वो क्रांतिकारी है। लेखक का मानना है कि हर देश को अपने सेंट्रल बैंक का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और उसे प्राइवेट हाथों से निकालकर जनता के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए। पैसा छापने का अधिकार वापस सरकार के हाथ में आना चाहिए और सरकार को कर्ज मुक्त ब्याज मुक्त पैसा जारी करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे अब्राहम लिंकन ने ग्रीन बैग्स के साथ किया था। जब पैसा बिना कर्ज के बनाया जाएगा तो राष्ट्रीय कर्ज की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इनकम टैक्स की जरूरत नहीं होगी और महंगाई पर भी काबू पाया जा सकेगा। ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जो देश के आम लोगों के हित में काम करेगी, ना कि मुट्ठी भर बैंकरों के। बेशक ये एक बहुत विशाल और मुश्किल बदलाव है और इसे हासिल करने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और जन जागरूकता की जरूरत होगी। अंत में दोस्तों, याद रखिए, ये लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि विचारों की है। ये लड़ाई सच और झूठ की है। ये लड़ाई आजादी और गुलामी की है। इस ऑडियो बुक का सार यह है कि पैसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है और जब तक ये गलत हाथों में रहेगा तब तक दुनिया में सच्ची शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। हर एक व्यक्ति जो इस सच को समझता है वो आजादी की इस लड़ाई का एक सिपाही बन जाता है। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, अपने पैसे का बुद्धिमानी से प्रबंधन करें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी में इस पूरे सिस्टम को परिवर्तित होते हुए ना देख पाएं, लेकिन हम आने वाली वंश के लिए एक बेहतर और आजाद दुनिया की नींव जरूर रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टीफन गुडसन की आंखें खोल देने वाली किताब ए हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल बैंकिंग एंड द एस्लेमेंट ऑफ मैनकाइंड की विस्तृत समरी। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपको पैसे की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से अधिक होता है और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑडियो बुक गैंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आपका समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक